Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 7 of geography, that is lifelines of national economy। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या समझा है। सबसे पहले हमने ये समझा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है और ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद हमने अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी देखा, जिसमें हमने सबसे पहले रोडेज के बारे में बेसिक बातें समझी, फिर रेलवेज को समझा, उसके बाद हमने पाइपलाइन को समझा, उसके बाद हमने वाटरवेज और एयरवेज के बारे में बेसिक बातें समझी और इनका नेशनल इकोनॉमी में, नेशनल डेवलपमेंट में क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी बातें देखी थी। आज के इस पार्ट में हमें कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बेसिक बातें समझनी है। तो आज के पार्ट से अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और ओवरऑल डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह पर बैठा व्यक्ति दूसरे जगह पर बैठे व्यक्ति से अपने विचार को साझा कर सकता है, वो भी बिना हिले डुले। जैसे कि टेलीफोन सर्विस एक कम्युनिकेशन सर्विस है, मोबाइल सर्विस एक कम्युनिकेशन सर्विस है, इंटरनेट कम्युनिकेशन की एक इंपॉर्टेंट सर्विस है, जिनके माध्यम से हम अपने विचार को, अपने बातों को दूर बैठे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। भारत में एंशियंट टाइम से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, लेकिन पहले कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के साधनों के माध्यम से किया जाता था। भाई सबसे पहले लोग कम्युनिकेशन करने के लिए खुद ही जाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का यूज करना शुरू किया कि एनिमल्स के माध्यम से व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था और वो कुछ खबर लेके जाता था। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता था। धीरे धीरे समय के साथ डेवलपमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता है और उसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत तेज होने लग जाता है। और आज तो हम देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम लाइव वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लाइव एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मतलब विद इन माइक्रो सेकेंड एक जगह पर बैठा व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है, बात कर सकती है। तो बात करते हैं हम कम्युनिकेशन की। एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब से ह्यूमन अर्थ पे आया है तब से वो कम्युनिकेशन के अलग अलग साधनों का प्रयोग कर रहा है। पहले पर्सन खुद ही कम्युनिकेशन का साधन होता था, फिर एनिमल्स का यूज किया जाता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, ये जो कम्युनिकेशन के माध्यम है वो बहुत तेज होते जाते हैं। तो मेजरली कौन कौन से कम्युनिकेशन के मीन्स है, जितने भी कम्युनिकेशन के साधन है, कम्युनिकेशन के मीन्स है, उसको हम मोटे तौर पर दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब वन पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जिन तरीकों से कम्युनिकेशन करता है, जैसे कि लेटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ये पर्सनल कम्युनिकेशन है। और मास कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जैसे कि रेडियो का साधन हो गया, टेलीविजन हो गया, मूवीज हो गई, ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो कम्युनिकेशन को हम मोटे तौर पर दो पार्ट में बांट सकते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में टेलीविजन आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, प्रेस, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स आ जाएंगे, मूवीज, फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, ये सारी चीजें आ जाएगी। एक एक करके हम पर्सनल कम्युनिकेशन और फिर मास कम्युनिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या बहुत कम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसमें मेजरली दो साधन आते हैं, एक तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क और दूसरा टेलीकॉम नेटवर्क। सबसे पहले हम इंडियन पोस्टल नेटवर्क की बात कर लेते हैं, जिसको हम आसान भाषा में पोस्ट कह देते हैं या पोस्ट ऑफिस कह देते हैं, जिसके माध्यम से हम बड़ी मात्रा में लेटर्स, हाथ से कुछ चीजें लिखकर या प्रिंटेड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। अपनी बातों को लेटर के माध्यम से या प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वो
लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इसमें पार्सल भी भेजे जाते हैं और साथ ही पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन भी किया जाता है, हाथ से कुछ लिख कर भी या प्रिंट करवा कर भी एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन किया जाता है। अब इसमें कुछ मेल्स आती है, बेसिकली दो मेल्स आती है, एक तो फर्स्ट क्लास मेल और एक सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि कार्ड्स हम भेजते हैं, जैसे कि हम एनवेलप्स भेजते हैं, और ये बेसिकली अलग अलग स्टेशंस के बीच में एयरलिफ्ट की जाती है। साथ ही ये लैंड को भी कवर करती है, तो ये लैंड और एयर दोनों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ये चीजें भेजी जाती है। सेकंड है सेकंड क्लास मेल, जिसमें बुक पैकेट्स आ जाएंगे, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते हैं, और ये बेसिकली सरफेस मेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इसमें लैंड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ये जो बुक पैकेट्स है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। बात करते हैं मेल चैनल्स की। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन एंड सिटीज, बड़ी बड़े सिटीज में, बड़े बड़े टाउन्स में मेल्स को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए अभी रिसेंटली कुछ 6 मेल चैनल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। हमको इनके नाम पता होने चाहिए। फर्स्ट इज राजधानी चैनल, सेकंड इज मेट्रो चैनल, थर्ड इज ग्रीन चैनल, फोर्थ इज बिजनेस चैनल, फिफ्थ इज बल्क मेल चैनल और सिक्स्थ इज पीरियोडिकल चैनल। तो लार्ज सिटी, बड़े बड़े जो टाउन्स है, बड़े बड़े जो सिटीज है, उनमें मेल को बेसिकली जो रिटर्न कम्युनिकेशन के मेथड है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेजी से भेजने के लिए इन मेल चैनल्स को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन पोस्टल नेटवर्क में। पर्सनल कम्युनिकेशन में दूसरा आता है टेलीकॉम नेटवर्क, यानी कि टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और इंटरनेट भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपनी बात को, अपनी विचार को एक जगह पर बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर भेज रहे हो। तो इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। तो हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में। दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम टेलीकॉम नेटवर्क में इतना ज्यादा डेवलपमेंट कैसे कर पाए हैं? बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी को हमने टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ हमने इन दोनों को इंटीग्रेट करके अपने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत मजबूत बनाया है, जो कि एशिया में सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क में से एक है अपने भारत का। अब इसमें एक सर्विस आती है एसटीडी, जिसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आपने देखा होगा कि ऐसे बूथ होते हैं, जनरली येलो कलर के होते हैं, जहां पर आप जाकर कुछ पे करके फोन कर सकते हो अपने किसी परिचित से, अपने किसी जानकार से या किसी सर्विसेज के लिए। तो मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव बीन कवर्ड विथ एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी। तो इंडिया के 2/3 से ज्यादा, यानी कि 66% से भी ज्यादा विलेजेस एरिया में एसटीडी फैसिलिटी पहुंच चुकी है। हालांकि वर्तमान में तो हम मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो एसटीडी सर्विस है वो कम होती जा रही है। बहुत कम एरिया में आपको ये दिखेगी, क्योंकि अभी तो हर व्यक्ति के पास अपना पर्सनल मोबाइल है, अपना पर्सनल एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2/3 नंबर ऑफ विलेजेस में 24 आवर एसटीडी फैसिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। हालांकि धीरे धीरे समय के साथ ये एसटीडी फैसिलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अभी तो हर किसी के पास अपना पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है मोबाइल के रूप में। देयर इज अ यूनिफॉर्म रेट फॉर एसटीडी फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया। तो पूरे इंडिया में जो एसटीडी का रेट है, मतलब आप एसटीडी के माध्यम से, बूथ के माध्यम से अपने किसी परिचित जानकार को कॉल कर रहे हो, तो ऑल इंडिया में इसका जो रेट है, डिस्टेंस वाइज जो रेट है, वो लगभग सेम है। लेकिन एसटीडी ओवरऑल जो है वो बहुत ज्यादा कम हमें देखने को मिलती है आज के समय में। तो ये थे पर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ साधन। अब हम आगे बढ़ते हैं मास कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की वो सर्विस जिसमें हम एक लार्ज नंबर
ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बेसिकली रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियडिकल, इनके माध्यम से। तो मास कम्युनिकेशन के माध्यम से एक तो एंटरटेनमेंट पहुंचाया जाता है लोगों तक, अलग अलग प्रकार की खबरें, अलग अलग प्रकार की सूचनाएं और अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। कैसे की जाती है? अलग अलग प्रकार के नेशनल प्रोग्राम इन पे प्रसारित किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज इस मास कम्युनिकेशन के साधनों के माध्यम से की जाती है। तो मास कम्युनिकेशन में कौन कौन से साधन आ जाएंगे? टेलीविजन आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, न्यूज़पेपर, अलग अलग बुक्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, जो फीचर फिल्म्स है या शॉर्ट फिल्म्स है, ये सब मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। तो इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज, अवेयरनेस, पब्लिक पॉलिसीज, इनके बारे में है लोगों को पता चलता है। तो कुछ मास कम्युनिकेशन के साधनों के बारे में बेसिक बातें कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी भी कहा जाता है। इसमें एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, साथ ही अवेयरनेस, नॉलेज के प्रोग्राम बड़ी मात्रा में प्रसारित किए जाते हैं और इनको हम सुन ही सकते हैं। तो इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन वेरियस लैंग्वेज। तो अलग अलग लैंग्वेज में इसमें अलग अलग प्रकार के बहुत प्रोग्राम आते हैं, अलग अलग फील्ड के। तो चाहे नेशनल लैंग्वेजेस की बात करें, रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें, लोकल लैंग्वेजेस की बात करें, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस में इसमें बड़ी मात्रा में एंटरटेनमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए प्रोग्राम प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन का साधन है दूरदर्शन, जिसमें हम सुनने के साथ साथ चीजें देख भी सकते हैं। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के, लगभग हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। एंटरटेनमेंट की बात की जाए, नॉलेज की बात की जाए, न्यूज की बात की जाए, अवेयरनेस की बात की जाए, पब्लिक पॉलिसीज की बात की जाए। तो दूरदर्शन इज ए नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ये नेशनल टेलीविजन चैनल है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। तो ये पूरी दुनिया में सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में से एक है दूरदर्शन। इतने बड़े मास को ये कैटर करता है। इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, अलग अलग एज ग्रुप के लिए इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम का ब्रॉडकास्टिंग होता है। चाहे एंटरटेनमेंट की बात की जाए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात की जाए, स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात की जाए, दूरदर्शन पर हर एज ग्रुप के लिए, हर प्रकार के वर्ग के लिए प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन का साधन है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल, जिसमें रिटन कम्युनिकेशन होता है, लिखा हुआ कम्युनिकेशन होता है। और चूंकि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक सूचनाएं पहुंचाई जाती है, एंटरटेनमेंट के साधन पहुंचाए जाते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इंडिया पब्लिशेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। तो भारत में बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर, अलग अलग प्रकार के पीरियोडिकल्स हर साल छपते हैं। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। तो न्यूज़पेपर की बात की जाए तो ये तो 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर इंडिया के अलग अलग एरिया में निकलते हैं। इसमें कुछ रीजनल न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर होते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द कंट्री आर इन हिंदी। तो भारत में जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, चाहे डेली हो या कुछ अलग अलग पीरियड्स के हो, तो सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज में वो पब्लिश होते हैं? हिंदी में। इसके बाद इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर्स की बात आती है। तो भारत में इतने ज्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज के होते हैं? हिंदी लैंग्वेज के। इसके बाद इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर होते हैं। मास कम्युनिकेशन में नेक्स्ट साधन है मूवीज, फिल्म्स। फिल्म्स भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अवेयरनेस फैलाती है, मनोरंजन करती है, तो ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगी। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बात की जाए कि कौन सा देश सबसे ज्यादा फीचर फिल्म को प्रोड्यूस करता है, फीचर फिल्म्स को बनाता है, तो वो है अपना प्यारा देश इंडिया, भारत। तो इंडिया में शॉर्ट फिल्म्स भी बनती है, वीडियो फीचर फिल्म्स भी बनती है, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स भी बनती है, और अलग अलग प्रकार के एज ग्रुप के लिए, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की मूवी बनाई जाती है। अब इसमें एक संस्था का नाम आता है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CBFC, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। कोई भी फिल्म बनती है तो CBFC को दिखाना पड़ता है कि उसमें कोई ज्यादा वायलेंस तो नहीं है, उसमें कुछ
अलग प्रकार के सीन तो नहीं है जो कि बच्चे नहीं देख सकते हैं या कुछ वर्ग नहीं देख सकता है। तो ये सर्टिफाई करता है अलग अलग प्रकार की फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स को, कि ये कौन सी वर्ग को नहीं दिखाई जानी चाहिए, कौन सा वर्ग नहीं देख सकता है। और कभी कभार तो कुछ मूवी को प्रतिबंधित भी किया जाता है। तो ये जो सीबीएफसी है, इसके पास अथॉरिटी है इंडियन फिल्म्स और साथ ही फॉरेन फिल्म्स को सर्टिफाई करने की, जो कि एक इंपॉर्टेंट संस्था में से एक है। अब कम्युनिकेशन में इंडिया के एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की बात करते हैं जिसका नाम है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम शामिल है। इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से पूरी इंडिया में कम्युनिकेशन नेटवर्क मजबूत हो सके और उस कम्युनिकेशन नेटवर्क का अलग अलग तरीके से यूज किया जा सके, चाहे वो बैंकिंग की बात हो, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, या चाहे वो डेली पैसों के लेन देन की बात हो। इन सभी के लिए इस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम लाए गए हैं। तो ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, मतलब इसमें एक प्रोग्राम ही नहीं है, अलग अलग प्रकार के इसमें प्रोग्राम है। ये किस लिए लाया गया? टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है और वो भी नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, इसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया। तो इसका मेन फोकस क्या है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। कैसे करना है ट्रांसफॉर्मेशन और क्यों करना है? हमें बेटर टुमारो बनाना है। इंडिया का जो अपना फ्यूचर है इंडिया का, वो बहुत बेटर होना चाहिए। और कैसे करना है? एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और साथ ही इंडियन टैलेंट के माध्यम से लोगों का स्किल डेवलपमेंट भी करना है और अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट भी करना है, जिसकी वजह से अपना इंडिया टुमारो बेटर हो सके, फ्यूचर जो है इंडिया का वो बहुत बेटर और फास्ट हो सके। तो इसमें आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी, इस चीज का ध्यान रखा गया है कि इंडिया का टुमारो बेटर करना है। इसके लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट को काम में लेंगे। और इन सब चीजों में सेंट्रल जो है वो टेक्नोलॉजी को रखा गया है कि बेस में टेक्नोलॉजी होगा। हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर ज्यादा ध्यान देना है यदि हमें इंडिया को डिजिटली आगे बढ़ाना है। तो ये बातें थी कम्युनिकेशन की। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? अलग अलग देशों के बीच में जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उसे बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को हम डिटेल में समझे उससे पहले छोटी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप सामान का, सेवाओं का लेन देन कर रहे हो, उसे ट्रेड बोला जाता है। चाहे वो लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों के बीच में, अलग अलग एरियाज के बीच में, चाहे वो कंट्रीज के बीच में हो, उसे बेसिकली ट्रेड बोला जाता है। दूसरी डेफिनेशन है मार्केट। मार्केट क्या होता है? जहां पर ये ट्रेड का काम होता है उसे मार्केट, बाजार बोला जाता है। तो ये चीजों का, सर्विसेज का जो लेन देन जिस जगह पर होता है वो मार्केट कहलाता है। हाँ, मार्केट हो सकता है कि इसकी कोई फिजिकल लोकेशन न हो। तो इट इज अ प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस ऑफ गुड टेक्स प्लेस। फिर इसमें आता है लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड मतलब कि किसी देश के अंदर ही अलग अलग एरियाज के बीच में ही ट्रेड का काम होता है, उसे लोकल ट्रेड बोला जाता है। तो इट इज कैरिड इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। तो बहुत छोटे लेवल पर, बहुत छोटे एरिया में जो ट्रेड का काम होता है उसे लोकल ट्रेड बोला जाता है। यही ट्रेड जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। जैसे कि इंडिया जापान के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रहा है, या अलग अलग देशों के साथ जो ट्रेड करते हैं उसे क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। तो इट इज अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो बेसिकली सबसे ज्यादा ये सी रूट्स के माध्यम से होता है, ओशन रूट्स के माध्यम से होता है। हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि इंडिया का अराउंड 95% जो ट्रेड है वो सी रूट्स के माध्यम से होता है, ओशनिक रूट के माध्यम से होता है। इसके अलावा एयर रूट के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और जिन कंट्रीज की बाउंड्री, लैंड बाउंड्री एक दूसरे के साथ लगती है, वहां पर लैंड रूट के माध्यम से भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सी रूट्स के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी देश हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि भारत किसी एक चीज का प्रोडक्शन करता है, लेकिन भारत के पास किसी दूसरी चीज की कमी है या जीरो है वो चीज, तो हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है उस चीजों के लिए। जैसे कि हम बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से क्रूड ऑयल को खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन अपनी पॉपुलेशन और अपनी नीड इतनी ज्यादा है कि अपने यहां पर जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है वो अपने लिए सफिशिएंट नहीं है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो हर जगह पर बराबर बटे हुए नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में इस प्रकार का ट्रेड होता है। तो नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों? क्योंकि रिसोर्स जो है वो स्पेस बाउंड है, मतलब किसी जगह पर कोई रिसोर्स है और किसी दूसरी जगह पर कोई दूसरे प्रकार के रिसोर्स है। कोई भी देश हर प्रकार के रिसोर्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। साथ ही किसी भी देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना कर पाएगा, ये इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंडेंट होता है। अब बात करते हैं कि ट्रेड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ट्रेड के बेसिकली दो कंपोनेंट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, हम इंडिया के केस से समझते हैं। इंडिया दूसरे देशों से कोई सामान मंगा रहा है तो उसे बोला जाएगा इंपोर्ट, और यदि इंडिया दूसरे देशों को कोई सामान भेज रहा है उसे बोला जाएगा एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट मतलब इन, सामान इन, और एक्सपोर्ट मतलब कि सामान आउट, एग्जिट हो गया। जब इंपोर्ट करते हैं, सामान हम खरीदते हैं, सामान इन आता है तो अपना पैसा खर्चा होता है, और जब हम चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, चीजों को एग्जिट करते हैं यानी कि चीजों को बेचते हैं, तो अपनी जेब में पैसा आता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अब इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वैल्यू में कितना अंतर है उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। माना कि मैंने इंपोर्ट किया 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, 100 रुपए का सामान खरीदा, और मैंने एक्सपोर्ट किया 120 रुपए का, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 रुपए। तो 20 रुपए क्या है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है। यदि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट से तो अपने को फायदा होगा। भाई एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं, मैं सामान ज्यादा बेच रहा हूं, यानी कि मैं पैसा ज्यादा कमा रहा हूं, अर्निंग मेरी ज्यादा हो रही है, और इंपोर्ट में उससे कम कर रहा हूं, यानी कि मेरा पैसा कम खर्चा हो रहा है। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से तो उसे बोला जाएगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। भाई इन दोनों का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, और मैं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं यानी कि मेरी बल्ले बल्ले है, यानी कि ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और इसका उल्टा हो जाए तो यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, मैं सामान ज्यादा खरीद रहा हूं यानी कि मेरा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, मेरे जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। दोनों के बीच का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड, और चूंकि मुझे नुकसान हो रहा है क्योंकि मैं इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं, मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट में कम कर पा रहा हूं, मेरी अर्निंग कम हो रही है, तो वो कैसा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने प्यारे कंट्री भारत के अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग देशों के ग्रुप के साथ किस प्रकार का ट्रेड रिलेशन है। तो भारत का, इंडिया का लगभग सभी देशों के साथ, विश्व के सभी रीजन के साथ, और अलग अलग जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है उनके साथ अच्छे व्यापारिक संबंध है, अच्छे ट्रेड रिलेशन है। ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, एग्जांपल के तौर पे G7, G20, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, ये क्या है, ये अलग अलग देशों के ग्रुप है जो उन्होंने अलग अलग प्रकार के हेल्प करने के लिए बनाए हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हेल्प हो, चाहे वो साइंटिफिक हेल्प हो, और मेजरली ये ट्रेड हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। तो इंडिया के वर्ल्ड के हर रीजन के अलग अलग देशों के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन है, और अलग अलग प्रकार के जो ट्रेड ब्लॉक्स है, ट्रेड ग्रुप्स है, उनके साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि इंडिया मेजरली कौन कौन सी चीजों का एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को बड़ी मात्रा में भेजता है। एक तो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर से जो अलग अलग चीजें बनती है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, और उसके जो एलाइड प्रोडक्ट है उसको बड़ी मात्रा में हम दूसरे देशों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा केमिकल और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उनको भी हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, और जेम्स एंड ज्वेलरी, इनको भी हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं कि हम मेजरली कौन कौन सी चीज इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं। सबसे जो बड़ा इंपोर्ट है उसमें पेट्रोलियम का नाम आता है, क्रूड ऑयल का नाम आता है, क्योंकि अपने पास क्रूड ऑयल है लेकिन
अपनी डिमांड की तुलना में, अपनी रिक्वायरमेंट की तुलना में अपने पास पेट्रोलियम के रिजर्व बहुत कम है, तो हमें दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी रॉ मटेरियल में हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स का, बेस मेटल्स का। इसके अलावा अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो यहाँ पर बड़ी मात्रा में नहीं उगते हैं, उनको हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इनको हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। बात करते हैं इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट की, जो कि है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। इंडिया बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को सॉफ्टवेयर बेचता है। एक्सपोर्ट के मामले में सॉफ्टवेयर अपनी एक पावर है, अपनी एक शक्ति है। तो इंडिया हैज इमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया एक बहुत बड़ा देश बन के उभरा है, यदि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात करें। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में करने की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारी जेब में फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा है, अगर आसान भाषा में हम बात करें तो इंडिया इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट टूरिज्म की। टूरिज्म मतलब घूमना फिरना, है ना। हालांकि इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अलग अलग पर्पस के लिए भी टूरिज्म आता है। जैसे कि मेडिकल टूरिज्म भी होता है। मेडिकल टूरिज्म मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पर इलाज करवाने के लिए जा रहे हो, मेडिकल सर्विस लेने के लिए जा रहे हो। ऐसे ही बिजनेस टूरिज्म भी होता है, हेरिटेज टूरिज्म भी होता है, इको टूरिज्म भी होता है। अलग अलग प्रकार के हमें टूरिज्म देखने को मिलते हैं। तो टूरिज्म की वजह से भी इंडिया बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज कमाता है, और अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्च भी होता है जब इंडियन बाहर की कंट्री में घूमने जाते हैं। तो टूरिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेड का एक हिस्सा है। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। तो पिछले 30 सालों में, 3 डिकेड्स मतलब 30 साल, 1 डिकेड मतलब 10 साल, 10 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में इंडिया टूरिज्म के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो भारत में बात की जाए तो 15 मिलियन पीपल मतलब करीब करीब 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग, इससे भी ज्यादा लोग जो है वो टूरिज्म से अपना एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं, टूरिज्म से अपनी आजीविका चलाते हैं। बात करते हैं कि टूरिज्म के क्या एडवांटेज है, टूरिज्म के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। भाई इंडिया में ही एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में घूमने जाते हैं, वहां के कल्चर को देखते हैं, वहां के फूड को देखते हैं, वहां पे कैसे प्रैक्टिसेस हो रही है उनको देखते हैं, तो एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना बढ़ती है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स। भाई लोग घूमने जाएंगे तो वहां पर कुछ छोटी मोटी खरीदारी करेंगे, वहां के हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें खरीदेंगे, तो वहां का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट है उसको बड़ा फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा। थर्ड इज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। जब फॉरेनर इंडिया में बड़ी मात्रा में घूमने आते हैं, टूरिज्म करने के लिए आते हैं अलग अलग प्रकार की, तो इंडिया की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है उन लोगों में, चाहे वो कल्चरली अंडरस्टैंडिंग बोले, चाहे हेरिटेज की अंडरस्टैंडिंग बोले। तो ये अलग अलग प्रकार के एडवांटेज है टूरिज्म के, पर्टिकुलरली इंडिया में। अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की टूरिज्म हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट इज हेरिटेज टूरिज्म, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं वहां पर घूम के आना, ये हेरिटेज टूरिज्म के अंतर्गत आता है। इको टूरिज्म मतलब आप इस तरीके से टूरिज्म का काम कर रहे हो कि एनवायरमेंट पे आप मिनिमम फुटप्रिंट दे रहे हो, एनवायरमेंट को मिनिमम आप खराब कर रहे हो, और इसमें जो फॉरेस्ट एरिया है, जो विलेज एरिया है, वहां पे टूरिज्म करना भी आता है। एडवेंचर टूरिज्म, अलग अलग प्रकार के एडवेंचरस इवेंट्स में हिस्सा लेना, ये एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत आता है। कल्चर टूरिज्म, अलग अलग प्रकार के कल्चर को देखना, ये कल्चरल टूरिज्म में आएगा। मेडिकल टूरिज्म, मैंने आपको बताया गया कि इलाज के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह पर, मेडिकल सर्विसेज के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, वो मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत आता है। ऐसे ही आप बिजनेस पर्पस के लिए टूरिज्म कर रहे हो तो ये बिजनेस टूरिज्म होता है। तो बेसिकली इंडिया में जो फॉरेनर आते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो बेसिकली ये अलग अलग प्रकार के 6 टूरिज्म करते हैं। तो इंडिया में टूरिज्म को लेकर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इंडिया इस पर काम भी कर रहा है और काम करने की भी जरूरत है। तो वास्ट पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इंडिया के हर पार्ट्स में टूरिज्म की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म। तो अलग अलग प्रकार के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए
अलग अलग गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है अलग अलग स्कीम के माध्यम से, अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से। तो आज के पार्ट में हमने जो भी पढ़ा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है। एक तो हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स कौन से हैं, कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम कौन कौन से, जिसमें हमने बड़े तौर पर पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन को देखा। साथ ही हमने ये भी देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है और इंडिया मेजरली कौन कौन सी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। और लास्ट में हमने देखा कि टूरिज्म कैसे ट्रेड के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस पार्ट में जो भी पढ़ा उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क। बोला जा रहा है कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क का प्राइमरी मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए ब्रॉडकास्टिंग न्यूज, ऑप्शन बी हैंडलिंग पार्सल्स एंड पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन क्या है कि वो पार्सल को हैंडल करता है और साथ ही जो पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच लैंग्वेज इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन इंडिया। बोला जा रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। ए इंग्लिश, बी हिंदी, सी उर्दू, डी बंगाली। तो हमने देखा कि इंडिया में बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं और इनमें सबसे ज्यादा हिंदी लैंग्वेजेस के होते हैं। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बोला जा रहा है कि किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है। ए ट्रेड डेफिसिट, बी ट्रेड सरप्लस, सी बैलेंस ऑफ ट्रेड, डी इकोनॉमिक ट्रेड। तो हमने देखा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आज जो भी पढ़ा उसको हमने टेस्ट भी कर लिया है। होप आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।